बंगाल में चौथे दौर का रण जारी है। कूच बिहार के शीतलकुची में जहां हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, तो वहीं हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी पर हमला हो गया। यानी हिंसा और हंगामे के बीच चौथे फेज की वोटिंग जारी है। इस बीच एक ऑडियो बम से बंगाल का सियासी पारा अचानक से बढ़ गया। इसी मुद्दे पर होगी आज की हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे ये रिपोर्ट, जिसमें बता रहे हैं हम आज क्या हुआ कूच बिहार के अंदर। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग में जमकर हिंसा हुई। कूच बिहार के शीतलकुची में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। 4 लोगों की जान गई। बंगाल पुलिस का दावा है कि केंद्रीय बलों की फायरिंग की वजह से मौतें हुई। जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू की। सिलीगुड़ी की रैली में पीएम मोदी ने कूच बिहार हिंसा पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जवाब ममता बनर्जी की ओर से भी आया। कहा कि कूच बिहार में 4 लोगों की मौत सीआरपीएफ और गृह मंत्री की साजिश के सबूत है। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के बीच एक ऑडियो क्लिप से भी सियासी पारा गर्म हो गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जीत कबूल कर ली है। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की ओर से जारी इस ऑडियो क्लिप में दावा किया जा रहा है कि लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। मुझे खुशी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी अपील है कि चैट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी बातचीत जारी करें। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी 100 सीटों को पार नहीं करेगी। प्रशांत किशोर के ट्वीट से ये जाहिर है कि उन्होंने वायरल ऑडियो में खुद की आवाज होने की बात को खारिज नहीं किया। ऐसे में अगर ममता बनर्जी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि बंगाल में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी है और यहाँ का वोटर पोलराइज हो गया है, तो इसके मायने समझे जा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और अवधेश कुमार जी हैं। मेरे साथ सुबीर भौमिक जी हैं जो कि कोलकाता से और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ सौरभ सिकदर हैं, बीजेपी के लीडर हैं बंगाल के। संजय शर्मा है, टीएमसी के लीडर हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के लीडर हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडेर कूच बिहार से जुड़ गए हैं और तापस सेनगुप्ता कोलकाता से। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपके पास आना चाहूंगा। क्या शीतलकुची में अब सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं? और मुझे फर्स्ट पर्सन अकाउंट बताइए, लोगों ने आपको क्या बताया, क्या हुआ वहां पर? हमने देखा अलग अलग वर्जन आए, एसपी का भी एक वर्जन आया
कि हथियार छीनने की कोशिश हुई, इसके बाद सीआईएसएफ ने फायरिंग हुई। हुआ क्या? पहली जो हिंसा शुरू हुई वो एक लड़के के बेहोश होने से शुरू हुई। कौन था वो लड़का और कैसे हिंसा शुरू हुई? देखिए, एक लड़का 17-18 साल का था, मुनीरुज्जान। वो वहाँ जब एक उससे बूथ से 300-400 मीटर दूर की बात थी, वहाँ पहले से ही कुछ आपस में, चूंकि वहाँ इसको थोड़ा समझ लेते हैं दीपक जी कि वहाँ 150 वोट हिंदू वोटर्स हैं और 850-900 वोट वहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं। तो जो वहाँ के लोगों से, चूंकि डिफरेंट वर्जन आए, बाद में हम लोगों को 2 वर्जन पर यकीन करना होगा। एक इसी की जो रिपोर्ट्स ऐसी सबमिट की गई, साथ ही साथ जो डीआईजी पुलिस जो वेस्ट बंगाल क्वार्टर के ही हैं, इन लोगों की बातों को हमको समझना होगा। उससे पहले मैं आपको वो सारी घटना बता देता हूँ कि जब वहाँ आपस में कुछ झगड़ा हो रहा था, उसी बीच में एक बच्चा जो है बेहोश होकर गिर गया, जिसको कि जो सुरक्षा बल के लोग हैं, मतलब खासतौर से पुलिस के लोग हैं, वो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए गाड़ी में डालकर ले गए। उस वक्त तक कुछ भी नहीं था और वहाँ लोग जो जितने थे वो लोग वहाँ मौजूद थे। उसके बाद वो लोग इधर से उधर छट गए और जब वो सुरक्षा बल के लोग चले गए तो वहाँ संख्या उनकी कम हो गई। जब वहाँ कम हो गई तो जो 300-400 लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। उधर से एक अफवाह चलनी शुरू हुई। अफवाह ये हुई कि सुरक्षा बलों ने एक यंग लड़के को पीटा है और उसको मार दिया है। इस तरह की अफवाह वहाँ से शुरू होनी शुरू हुई। वो भीड़, और चूंकि वो लोग कम थे, आरटी कम थी, क्यूआरटी वहाँ कम थी, वो धीरे से बूथ की तरफ आ गए। चूंकि उनको उम्मीद थी वहाँ ज़्यादा फोर्स उनके पास होगी। उधर वो भीड़ पूरी की पूरी इकट्ठी होती हुई, चूंकि तब तक इलाके के आसपास के लोगों ने उस अफवाह को लेकर एक पूरी तरह से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और वो जब अंदर घुसे तो वो काफ़ी गुस्से में थे, भयानक गुस्से में थे, और उन्होंने बदतमीजी के साथ शुरुआत की और उसके बाद अंदर वीवीपैट तोड़ना शुरू किया, अंदर पोलिंग एजेंट की पिटाई शुरू की, उसको निशान शुरू हुआ। और उसके बाद जब ये उन्होंने सबसे पहले जब हमला करना शुरू किया और सुरक्षा बलों पर लगातार हमला, जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो उनके निशाने पर आ गए, तो तब वहाँ हारकर उनको फायरिंग करनी पड़ी। ये वहाँ की जो अकाउंट्स हैं वो आपको जो बताते हैं, आधिकारिक अकाउंट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ से बात की तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतने सालों में ऐसा कोई घटना हम लोगों ने नहीं सुनी कि वो लाइन में लगे हुए थे, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे और शांति के साथ मतदान चल रहा था, उनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ कोई कुछ भी वारदात नहीं हुई। और अचानक सीआरपीएफ वालों ने आके गोली चलाना शुरू कर दी। वो लोग भागने लगे तो उन्होंने पीछा करके 2 लोगों को दूसरी तरफ मारा, एक को दूसरी तरफ मारा। ये सब उन लोगों ने कैमरे पर हम लोगों से कहा। लेकिन वहीं डीआईजी अनप्पा जो कि इस पूरे उसको सुपरवाइज कर रहे थे, चूँकि अब वो बूथ का पोलिंग कैंसिल कर दिया गया था, वहाँ दोबारा मतदान होगा, तो इसीलिए वहाँ तमाम जो सुरक्षा के लोग हैं वो हैं। और अब वहाँ सिर्फ राजनीति है जिसपे अपने अपने वर्जन हैं। लोग वहाँ बाकायदा पहुँचने लगे और जो वर्जन है जो टीवी तक आ रहे हैं, जो वो लोगों को बता रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें वो मिलेंगी जिसमें उसको राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। जो लोग हंगामा कर रहे थे, क्या वो टीएमसी के समर्थक थे या बीजेपी के? क्या किसी पार्टी विशेष की बात कर रहे थे वो? देखिए, ये जो हंगामा करते हुए समर्थक थे, टीएमसी के समर्थक थे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वो तमाम लोग उसी के समर्थक थे। ये बात आप देखेंगे जो बातचीत में इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें भी वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई बीजेपी का वोट नहीं था, वो 150 लोग वोट थे और वो लोग आए, बीजेपी के लोग आए और वो अंदर घुस गए। ये उन्होंने कोशिश की। उनके मुताबिक जो लोग वहाँ थे मौजूद, उन्होंने कहा कि उस समय से झगड़ा शुरू हुआ। इससे पहले उन्होंने कहा कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो शांति से लाइन में खड़े थे। तो ये पूरा कन्फ्यूज़न सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अफवाह से शुरू हुआ ये एजेंडा उस तरफ बढ़ रहा है। जब सुरक्षा बलों पर हमला करो, सुरक्षा बलों को इस बात के लिए दुश्मन मान लिया गया और सुरक्षा बलों पर हमला करके उनके हथियार छीनने की कोशिश की गई, जो मुझे लगता है कि बेहद ग्रेव ऑफेंस था। और उस समय अगर वो नहीं करते तो आगे बढ़ सकती थी बात। ठीक है, संजय शर्मा, लीडर टीएमसी, दीदी यही चाहती थी। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया आज कुछ भी अपनी रैली के अंदर सिलीगुड़ी में कि दीदी चाहती थी कि हथियार छीन लिए जाए, सीआईएसएफ वालों को घेर लिया जाए, उनको मारा जाए। वही करने की कोशिश हुई कूच बिहार में। तो दीदी की जो प्लानिंग थी, दीदी ने जो उकसाया था, क्या उसका परिणाम था कूच बिहार आज? संजय शर्मा जी, देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा और जैसी बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं देश के लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषणों में अपनी गरिमा के अनुकूल भाषण नहीं करते। अरे प्रशांत किशोर की जहां तक प्रशांत किशोर को मैंने प्रशांत किशोर जी की ऑडियो को खूब बढ़िया से सुना है और उन्होंने जब पूरी ट्वीट कर दिया है कि पूरी बातों को समझा जाए, पूरी बातों को लिख ऑडियो जारी किया जाए, अपने आप दूध का दूध पानी हो जाएगा। और आज सुबह द टेलीग्राफ जारी कर दीजिए ना, प्रशांत किशोर को बोलो कि क्लब हाउस चैट उनके पास होगी। अगर उन्होंने मैं इसकी क्रोनोलॉजी बताता हूँ तो पूरी ऑडियो क्लिप जारी कर दे और बोले कि आज सुबह की बात की उन्होंने, वो आ गई।
उन्होंने तो आज बीजेपी फिर को ट्वीट क्यों कह किया रहे हैं है, जारी करने को? आज फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि 100 से ऊपर नहीं जाएंगे और 100 भी नहीं आएंगे। मेरे भाई और मैं पहले आपको तो 10 जो कह रहे और थे मेरे वो। भाई पहले 10 और या 20 दीपक कह रहे चौधरी- थे, 3 डिजिट तक तो आ गए आप। पहले तो 10 दीपक 20 कह रहे थे। पुराना ट्वीट भी निकाल लो उनका। आपको लग रहा पुराना है ट्वीट हमारा देखा हुआ, उन्होंने कहा था कि सेकंड डिजिट 2 डिजिट से क्रॉस नहीं करेंगे। 2 डिजिट ये से उनका क्रॉस पुराना नहीं करेंगे ट्वीट ना, था। तो यही मैं और कह रहा हूं, आज 2 भी डिजिट मतलब आज 10 भी वो होता है। उसी पर कायम है। और एक बात, आज सुबह ही द टेलीग्राफ पेपर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये जानकारी है कि तीसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव में पैसों की जो जारी उनकी खजाना खोल दिया गया था उसको थोड़ा सा बंद किया है। तब अमित मालविया जी का ये ऑडियो वाली चीज सामने आई है। तो अब ये साफ चल रहा है कि बीजेपी को पैसों पर उतना भरोसा नहीं है और ऐसे षड्यंत्रकारी दुर्भी संधिमूलक वीडियो जारी करके बंगाल और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं सीधे प्रधानमंत्री जी, मैं सीधे सौरभ के पास चलता हूँ। मैं सीधे सौरभ पर मैंने पूरा भाषण सुना प्रधानमंत्री का सिलीगुड़ी में। मुझे कहीं नहीं लगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जो राजनीतिक मर्यादा को क्रॉस करती हो। चुनाव में जो बातें की जाती थी वही प्रधानमंत्री ने कही, ना उन्होंने उकसाया ना कोई और बात कही। संजय शर्मा जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुना है। बहरहाल आप अपने हिसाब से उस पर कमेंट कर सकते हैं। सौरभ जी, मुझे ये बताइए, दीदी कह रही थी कि CISF, CRPF जो भी लोग हों, अर्धसैनिक बल, उनको घेरो। आज घेरा गया और जहां पर हुआ, जिन्होंने घेरा वो TMC के समर्थक थे। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दीदी ने दीपक जी देखिए, ये एकदम जो आज ये घटना हुआ इसका स्क्रिप्ट दीदी ने बना दिया था। दीदी ने वहां पे जाके बताया, पहले बताया कि CRPF को घेरो। उसके बाद इसी शीतलकुची में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी के ऊपर हमला होता है। इसके बाद आज सुबह आनंद बर्मन 106 नंबर बूथ में उसको मार दिया जाता है, हमारा कार्यकर्ता। उसके बाद जो है 800 TMC के समर्थक CRPF को घेर लेता है। ये मेरा बयान नहीं है, ये वहां का SP बोल रहा है, जो कि बंगाल का है, बंगाल कटर का अफसर है, यही का अधिकारी है। और उसके बाद उसका हथियार छीनने का कोशिश करता है। मतलब आप एक चीज बताइए दीपक जी, आप पूरा देश में इलेक्शन कवर करता है, कहीं पे भी देखा है किसी भी स्टेट में कि मुख्यमंत्री खुद खड़ा होकर प्रोवोकेशन दे रहे हैं कि आप जाके जो सेंट्रल फोर्स है उसके खिलाफ लड़ो, उसको बात मानो और वहां पे वोट लूट करो, कानून को अपने हाथ में लो। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर का आर्म्स छीनने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोवोकेशन किस लेवल में काम किया है। जो 4 जाने आज वहां पे गया है, इसके लिए केवल और केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार है और इसका जवाब उसको देना पड़ेगा। आम जनता तो इसका जवाब EVM में देंगे। ठीक है संजय शर्मा जी, ममता जी खुद जिम्मेदार है, बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी तो आरोप लगाएगी। आज लॉकेट चैटर्जी ने, सारी दुनिया ने देखा कि लॉकेट चैटर्जी ने कार के भीतर से अपनी कार के शीशे तोड़ लिए और इल्जाम TMC पर लगा रही है। ये तो बीजेपी का चाल और चरित्र है जो देश की जनता अब जान चुकी है। और जहां तक दीदी की बात है, दीदी ने ऐसा कतई नहीं कहा कि CRPF और चल रहा है उनका स्टेटमेंट भाई। संजय शर्मा जी, क्यों आप टेलीविजन पर आप जब ये बोल रहे हैं ना, जो झूठा बयान आप दे रहे हैं, उसके बगल में TMC में ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट चल रहा है जिसमें वो साफ साफ बोल रही हैं कि केंद्र द्वारा आए हुए लोग हैं, ये अमित शाह के हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार मत करो। चल रहा है उनका स्टेटमेंट। इसमें आज कोई दो राय नहीं है। तो वो तो सारी दुनिया ने और बंगाल की जनता ने देखा है। लेकिन जहां तक दीदी के नाम पर ये बयान आप लोग कह रहे हैं कि दीदी ने बोला कि CAPF केंद्रीय बलों को घेर के रखो और रखो, वहां दीदी ने स्पेसिफिक किया है कि जो जवान ड्यूटी में ठीक से काम नहीं करता है और ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कौन डिसाइड करेगा? पार्टी का फेवर करता डिसाइड करेगी। ऐसे ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? संजय शर्मा जी, सुरक्षा बलों को सौंपे, उन्हें सुरक्षा बलों को सौंपे। यहाँ तो हथियार छीन रहे थे, आपके समर्थक को हथियार छीन रहे थे, आपके समर्थक को हथियार छीन रहे थे शीतलाकुची में। बेबुनियाद बात है, ये बेबुनियाद बात है। अरे भाई, आपका SP कह रहा है खुद, आपका SP कह रहा है खुद। SP तो वो चुनाव आयोग ने अभी कुछ ही दिन पहले उनको भेजा है। वो किस दुर्भी संधि से भेजा था ये आज स्पष्ट हो गया। मतलब चुनाव आयोग भी आपका दुश्मन, अर्धसैनिक बल भी आपका दुश्मन, बंगाल की जनता भी आपकी दुश्मन, SC वोटरों के लिए आपकी नेता बोल रही है भिखारी है। ये क्या हो रहा है? सीधे मैं अवधेश जी के पास चलता हूँ, सीधे मैं अवधेश। खड़ी हो गई,
जनता टीएमसी के साथ खड़ी हो गई। अच्छी बात है, इसीलिए खड़ी तो हो दीदी, ऐसा जीते सलूक किया मुझे जा रहा है खुशी भारतीय होगी, जनता कोई भी पार्टी और जीते, उनके एजेंडों बीजेपी द्वारा। जीते, टीएमसी जीते, लोकतंत्र जीतना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। लेकिन अवधेश जी, जो लोकतंत्र- आज कुछ हुआ लोकतंत्र उसको जीतना आप किस चाहिए परिप्रेक्ष्य में और बिल्कुल देखेंगे आज जीतना की हिंसा चाहिए, को? लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग को इस मामले का बढ़िया से संज्ञान दीपक लेना जी, चाहिए। जानकर जो लोग बंगाल को संजय संजय शर्मा जी, उन्होंने संज्ञान ले लिया है, आपके बिना कहे संज्ञान ले लिया। अवधेश जी बताइए, आप किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आज की घटना को जो शीतलाकुची में हुई कूच बिहार में? देखिए दीपक जी, इसके तात्कालिक दूरगामी दोनों कारण हैं। और पहला जो मेरी समझ में आ रहा है, जो आपने कहा तात्कालिक रूप से जिस ढंग से चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के दिन से मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी ने एक बार भी अपील नहीं की कि उनके कार्यकर्ता किसी प्रकार की हिंसा न करें, बल्कि इसके विपरीत हम पर हमला हो गया, हमारे खिलाफ चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नोटिस जारी करता रहे। सीआरपीएफ और केंद्रीय पुलिस बल जो है, सैन्य बल जो है, वो अमित शाह के इशारे पर काम करता है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करता है। लेकिन इन सबसे परे पश्चिम बंगाल के 3 प्रमुख दल, तृणमूल कांग्रेस, आज वामपंथी सारे दल और कांग्रेस ने जिस प्रकार की वहां हिंसक राजनीति की एक संस्कृति पैदा की, उसको पाला पोसा, उसको बढ़ावा दिया, जिसमें से ममता बनर्जी भी निकल के आई और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश के बजाय लोगों के अंदर एक मनोविज्ञान पैदा किया कि मेरे सत्ता में रहने पर तुम्हारा स्वार्थ है, भाजपा अगर सत्ता में आकर तुम्हारा क्या होगा सोच लो। एक बड़े वर्ग के अंदर यह भाव पैदा हुआ, तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी, नागरिकता रजिस्टर में नाम नहीं होगा, तुमको निकाल दिया जाएगा, तुमको बैरकों में रखा जाएगा। भाई अगर लोग इतना ज्यादा उनके फेवर में होते तो हमला क्यों होता? जिनको सत्ता ये मानसिक इस मानसिक विकलांगता से सारा लाभ मिला है, दूर जाइए और अपने आप को स्वस्थ कराइए। आज की ये हिंसा है और ये हिंसा दिखाती है, मतलब दिल दहलाने वाली हिंसा नहीं। एक दीपक जी, एक दो बात जब समझना चाहिए यहाँ। मैं आपसे फिर समझूंगा, मुझे सुबीर जी के पास जाना है। सुबीर साहब बताइए, आप किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कूच बिहार की हिंसा को? मुझे एक बहुत बड़ा घबराहट हो रहा है दीपक। आप जैसे आपने कहा लोकतंत्र को जीतना चाहिए, कौन जीतता है नहीं जीतता है, हम पत्रकार हैं, हमको इससे कोई लेना देना तो है नहीं। ये दूसरी बात है कि हमारे घर वाले किसको वोट दे रहे हैं हमें पता है, और जो काम करने वाली है वो भी किसको वोट दे रहे हैं वो भी हमें पता है, दोनों काम करने वाली है। तो ये सब हमको दीपक, जैसे लॉकेट के वहां भी लोग कह रहे थे जब मारपीट हुआ कि कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने आके घेर लिया, ये हुआ वो हुआ, यहाँ भी उस तरह का हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल एक वॉल्केनो जैसा खड़ा है और अचानक कहीं कोई माचिस डालने से आग जल उठेगा। यानी कि मैं एक चीज से बहुत घबराए हो गए 2-3 दिन से, जिस तरह से प्रचार हुआ है, जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, अब केंद्रीय बलों के खिलाफ टारगेटेड अटैक हो रहा है, इसके चलते कहीं कोई भारी कम्युनल वायलेंस ना शुरू हो जाए चुनाव चलते वक्त या उसके आगे या पीछे। ये घबराहट मुझे बहुत हो रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा बात है, धीरे ने बहुत अच्छा रिपोर्टिंग किया, क्योंकि मेरे पास कम से कम 3 एजेंसीज के रिपोर्ट है। मैं तो आप यहाँ लाके बिठा देते हैं, मैं कमेंट करता हूँ, बट प्राइमरीली मैं रिपोर्टर हूँ, फील्ड रिपोर्टर हूँ, और इसलिए मेरे सोर्सेज है। SIB का रिपोर्ट है, यहाँ का स्टेट पुलिस का रिपोर्ट है, और जो दूसरे वहाँ BSF इंटेलिजेंस के रिपोर्ट है, तीनों में पता चल। धीरे ने आपके पास एकदम परफेक्ट रिपोर्ट किया है। नहीं सुनिए, बीच में कोई तोड़ ना टोके। नहीं, धीरे ने बहुत परफेक्ट रिपोर्ट किया है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है बिल्कुल वैसा ही था, और जो फायरिंग हुआ केंद्रीय बलों के तरफ से, ये प्योरली सेल्फ डिफेंस में हुआ, क्योंकि उनका नंबर इतना कम था और जितने लोग उनको घेर चुके थे, फायरिंग नहीं होता तो वो उनको लिंच कर दिए जाते, वो लोग लिंच हो जाते, वो अटैक हो जाता। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। NK सिंह सर से शुरुआत करूंगा। मुझे पता है विवेक श्रीवास्तव जी बोलना चाहते हैं, पर क्या सवाल उनसे पूछूं, उनकी पार्टी ग्राउंड में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ब्रेक के बाद आऊंगा इस पर। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग की, आज हुई हिंसा की, और साथ ही साथ उस ऑडियो लीक की जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मोदी पॉपुलर हैं और कुछ लोग उन्हें भगवान तक मानते हैं। 25% तक के लोगों की वो बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहा
प्रशांत किशोर ने, ये आपको सुनाएंगे, लेकिन पैनल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, अवधेश कुमार, सुबीर भौमिक मेरे साथ है, मेरे साथ बीजेपी से सौरभ सिकदर, टीएमसी से संजय शर्मा, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता, धीरेन्द्र पुंडेर और तपस मेरे सहयोगी, ये तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा प्रशांत किशोर ने आज प्रधानमंत्री के बारे में और क्यों टीएमसी की हालत पतली है, कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने दिल्ली के कुछ चुनिंदा पत्रकारों को। सुनिए। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी एंड ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. Modi is very popular. So Modi is very very popular. 25% लोगों में भगवान नजर आता है मोदी को। संजय शर्मा जी गलत तो नहीं हायर कर लिया आपने प्रशांत किशोर को? अपनी दुकान भी पूरी लुटवा दी टीएमसी की, राजीव बनर्जी को भी भेज दिया आपने, क्या बोलते हैं उनको, शुभेंदु अधिकारी को भेज दिया, शिशिर अधिकारी को भेज दिया, उनके भाई को भेज दिया, दुनिया भर के लोग चले गए, डालमिया चली गई। ये दुकान लुटवाने के बाद अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोदी में भगवान दिखता है। अब बचा क्या है? देखिए ऐसी बात है, प्रशांत किशोर जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है ये वो जाने, और उन्होंने बढ़िया से कर दी है। जहां तक हमारी बात है, जहां तक आप मुझसे पूछेंगे तो हर महीने जो देश भर के घरों में जब गैस सिलेंडर आता है और उसमें शुरू में जो 200 रुपए सब्सिडी आती थी, वो जब 30-35 रुपए की सब्सिडी आती है तो भगवान कैसे दिखेगा? आप मुझे सर आज के स्टेटमेंट, आप मुझे ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने कम हो गए और हम दुनिया में सर्वाधिक दामों में तेल खरीद रहे हैं, तो भगवान कैसे दिखेगा? मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के घर के पास 300 से लगभग किसान बता रहे हैं, मैंने नहीं कही है, उनको पैसा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है, प्रधानमंत्री देश को। देखिए प्रशांत किशोर को आपने करोड़ों रुपए दिए, वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं, अपनी दुकान लुटवा ली आपने प्रशांत किशोर के चलते। एनके सिंह सर क्या कहेंगे? देखिए 25% लोगों में अगर मोदी को भगवान दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत अवश्यम भावी है। आप मानेंगे? ये पैसे प्रशांत किशोर ने इनकी पार्टी से लिए, तारीफ मोदी की कर रहे हैं। जीत दूर दूर तक नहीं है कि इसका कोई चांस नहीं है। ये बात मेरी पहले भी कही है दीपक। नहीं, वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो कि प्रशांत किशोर ने दिया है, और प्रशांत किशोर ने बड़ा ही बेबाक एनालिसिस किया है। शायद उनको नहीं मालूम था कि वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, वरना ये ना कहते। लेकिन एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, हम सब जानते हैं। और अगर प्रशांत किशोर पत्रकार होते तो शायद वही कहते जो हम भी यही कहते कि मोदी का इस समय कल्ट फिगर है मोदी। और वरना सोचिए आप कि वेस्ट बंगाल में मीटियोरिक राइज है 2014 से 19 और 21 तक आते आते यहां तक पॉपुलैरिटी बढ़ती है। खुद बीजेपी की आप देख लीजिए, जो बीजेपी 2009 तक लगातार वोट सपोर्ट में स्ट्रिक कर रहा था, एक मोदी के आने के बाद जो 18.6% वोट था वो अचानक 31.3% हो जाता है। आप इसमें तो मोदी एक कल्ट फिगर है अमित शाह की स्ट्रैटेजी और कैलाश विजयवर्गीय की मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। 2013 से कैलाश विजयवर्गीय वहां पर 1 पॉइंट प्रोग्राम लेकर चले हैं और अमित शाह और मोदी जी की स्ट्रैटेजी के साथ चले हैं। मेरे ख्याल से 2013 से लेकर सतत ये कोशिश पे कर रही है पार्टी को। दीपक जी, तब एक चीज और आप ऐड कर दीजिए इसमें, आपकी बात से बिल्कुल इंडोर्स करता हूं। एक चीज और ऐड कर दीजिए इसमें, संघ का अपना, हिंदू महासभा का अपना, इनका भी बड़ा, असम को एक थाली में सजा के बीजेपी को संघ ने दे दिया। संघ का 20 साल का मेहनत था, उसी तरह बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में भी संघ ने मेहनत किया है। तो इसलिए किसने कंट्रीब्यूट किया ये तो ही है। इस समय चूंकि प्रशांत किशोर ने मोदी का नाम लिया इसलिए हम मोदी की चर्चा कर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। हाँ, उनको नहीं मालूम था कि ये पब्लिक में आने जा रहा है, वरना ये शायद वो गलती ना करते। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर को यह एहसास हुआ, जब शुरू में वो नहीं समझ रहे थे कि मोदी का कल्ट फिगर स्टेट असेंबली में भी इतना बुलंदी से आएगा। जब सारे लोग भागने लगे उनके यहां से, तब उनको एहसास हुआ कि ममता का एकल नेतृत्व
कहीं हमारी स्ट्रेटजी से मेल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें लोग नाराज हुए हैं। और वो सारे लोग जैसे शुभेंदु हुए, राजीव हुए, जब ये लोग भागने लगे तब प्रशांत किशोर को लगा कि अब स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। और ये स्टेटमेंट उनके दिल का स्टेटमेंट, जो एक इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है। मैं तो मानता हूं कि प्रशांत किशोर ने अक्षरशः सही कहा है कि मोदी एक कल्ट फिगर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ममता बनर्जी के बराबर है। तो एक स्टेटमेंट था उनका कि ममता बनर्जी भी पॉपुलर है। मुमकिन है इसके पहले कुछ और कहा हो एनालिसिस में, जो कि न दिखाया गया हो। नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा एससी हमारे साथ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ उन्होंने क्या क्या कहा। मैंने पूरी चैट सुनी है। सबसे पहले 25% लोगों में मोदी को भगवान दिखते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। हिंदी स्पीकिंग बंगाली पूरे प्रधानमंत्री और मोदी के साथ हैं। एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ जा रही है। मोदी एक पॉपुलर चेहरा है। मतुआ वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। हमारी छवि मुस्लिम तुष्टीकरण की हो गई है, ये हमारे खिलाफ जाएगी। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। अब मुझे विवेक श्रीवास्तव जी ये बताइए, ये प्रशांत किशोर ने एक बार भी लेफ्ट का नाम नहीं लिया कि कहीं ये चर्चा में है? लेफ्ट कहीं लेफ्ट आउट तो नहीं हो गई बंगाल के चुनाव से? नहीं, लेफ्ट कहीं लेफ्ट आउट नहीं हुई है। और एक जनरल सा डिस्कशन था जो मेरे ख्याल एनालिसिस प्रशांत किशोर न्यूट्रल तरीके से कर रहे थे, उसको बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ के आप लोग, मुझे लग रहा है विवेक श्रीवास्तव टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, टीएमसी ज्वाइन कर लिया आपने विवेक भाई। देखिए अब आप ममता बनर्जी की बैटिंग कर रहे हैं। जब लेफ्ट हो गई तो आप ममता बनर्जी की बैटिंग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अरे प्रशांत किशोर पैसे लेके चुनाव मैनेज करते हैं, आपको पता है। बिल्कुल ठीक है, वो एक एक्सपर्ट आदमी है, सामंतवादी है, वो कैपिटलिस्ट है, अमेरिका की तर्ज पर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ऐसे लोगों के तो लेफ्ट खिलाफ है सर। हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हम मोदी के भी खिलाफ है ना। और आप लोग जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके मोदी को हीरो साबित कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने फिर न्यूट्रल एनालिसिस दिया। अगर 2014 में मोदी बहुत सारे वोट और सीटें लेकर के आए हैं तो डेफिनेटली भाई एक बड़े नेता के रूप में आए, तो इसको कहने से ये थोड़ी ना हो जाएगा कि मोदी साहब बंगाल को फतेह करने जा रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर। अच्छा संजय जी, सौरभ के पास चलता हूँ। सौरभ, लेफ्ट कहाँ है? मैं ढूंढना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के अंदर कि लेफ्ट कहाँ है चुनावों में। वो रिजल्ट आएगा तो दिखेगा आपको लेफ्ट कहाँ है। आपने अभी एक बहुत अच्छा बात किया कि शायद विवेक जी तृणमूल ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए नंदीग्राम में ममता बनर्जी जब लड़े थे, उसने स्लोगन तक लेफ्टों से लिया था, भूलते पारी निजे नाम भूलवो ना को नंदीग्राम। ये तो लेफ्ट का स्लोगन था। तो लेफ्ट तो ममता बनर्जी के लिए काम कर ही रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। तो और आगे चल के जहां पे अभी बंगाल का राजनीति में आप देखिएगा 6-7% तो वोट मिला था इसको 2014 में। उसके बाद से वो भी कम होते होते ये अपना एग्जिस्टेंस बचाने का लड़ाई लड़ रहा है। लड़ ये भी रहा है, लेकिन अपना एग्जिस्टेंस बचाने का लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए विवेक जी को या जो कांग्रेस वाले हैं उन लोगों को यही लग रहा है कि कहीं भाई बीजेपी ना आ जाए तो हम भी अपना सपोर्ट ममता जी को दे देते हैं। लेकिन इसमें कुछ होगा नहीं। मोदी जी के ऊपर बंगाल के जनता ने जो समर्थन दे दिया है और मन तय कर लिया है कि मोदी जी को पार्टी को लाना है, बीजेपी को लाना है, तो इसमें हम तो ये मान के ही चल रहे हैं सारे विरोधी एकजुट होकर हम अकेले रहेंगे। तो हम अकेले रहेंगे। वो तो कुरुक्षेत्र में तो था, पांडव अकेले ही लड़े थे, तो इसके लिए और जीत उसी का हुआ था। ठीक है, सीधे मैं चलता हूँ सुबीर भौमिक जी के पास। सुबीर भौमिक जी, प्रशांत किशोर ने जो कहा वो कहा। सुबीर शायद डिस्कनेक्ट है। मैं सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र, एक क्लब हाउस चैट का इन्विटेशन श्योरली आपके पास नहीं आया होगा। ये तो लुटियंस की उन मीडिया के लिए हैं जो मोटे तौर पर मोदी विरोध की खबरें लिखते हैं। आप पढ़ लीजिए नाम तमाम। हाँ देखिए, वो तमाम चीज़ें ज़रूर है, लेकिन जो उन्होंने कहा ये लगातार, दीपक जी हम लगातार कह रहे हैं, चूँकि उन्होंने ये इबारत शायद बाद में पढ़ी होगी। जब हम लोग जब आपके साथ ये शो शुरू हुआ था, याद कीजिए कि हम लोगों ने ये बताया था कि मोदी एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पूरी रणनीति को तोड़ रहा है। और फिर जो एंटी इनकम्बेंसी है जिसका सामना ममता बनर्जी को करना है, केंद्र को नहीं करना। 2019 में जो राइज हुआ था उसमें 2021 तक एक पॉजिटिव बात ये बीजेपी के पास थी कि उसको किसी
सवाल का जवाब नहीं देना था, उनको सवाल पूछने थे। यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी जब उसमें आते हैं तो नंदीग्राम में वो विधायक थे, नंदीग्राम का एक छत्र राज उन लोगों का था, उनके यहाँ अगर सड़कें नहीं, विकास नहीं तो सवाल उनसे पूछे जाने थे। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं तो वही सवाल पूछते हैं। यानी बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी भी टीएमसी के खिलाफ थी, ये भी साफ दिख रहा था। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं और इसलिए जब प्रशांत किशोर इसको बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरी बातचीत उनकी टीम के लोगों से हुई थी, मैं आपको बता दूं। बल्कि यहाँ तक उन्होंने ये कहा था कि नॉर्थ बिहार में, इधर नॉर्थ बंगाल में और खासतौर से कूच बिहार के लिए साफ कहा था कि यहाँ हम हैं नहीं, हिंसा हो सकती है, इस तरह की चीजें उन लोगों ने की थी। हाँ, ये यकीनन आपकी बात सही है कि मुझे इसका कोई इन्विटेशन नहीं आया क्योंकि मैं किसी क्लब का मेंबर हूं नहीं। ठीक है, सीधे तपस के पास चलते। तपस, आप क्या सफाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर की टीम के लोग जब उनका ये ऑडियो लीक हो गया है कि 25% लोग मोदी को भगवान मानते हैं पश्चिम बंगाल में? जी देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि प्रशांत किशोर ने भी नरेंद्र मोदी के साथ बहुत करीबी से काम किया है, तो वो बाखूबी जानते हैं कि उनका करिश्मा क्या है। और अगर बंगाल के हालात को देखा जाए तो ये सच है, जो कुछ भी प्रशांत किशोर ने कहा ये कहीं भी गलत नहीं है। एक तो ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, बड़ा मुद्दा है, तो दूसरी ओर मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात सामने आ रही है वो भी कहीं ना कहीं आम लोगों को काफ़ी परेशान करके रखी है, चाहे वो लेफ्ट के ज़माने में हो या फिर खासकर ममता बनर्जी पावर में आने के बाद जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हुई है और उसके बाद एक पोलराइजेशन देखने को मिला, लोगों में खासा गुस्सा है। अब ये तो प्रशांत किशोर ने बाद में ट्वीट करके ये बताया कि बीजेपी को अभी भी 100% 100 से ज़्यादा सीट पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो अपने जो सुप्रीमो है फिलहाल जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे। तृणमूल कांग्रेस के कोई भी नेता खुलकर सामने आकर कोई बयान इस समय रखना नहीं चाह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे घड़ी में हम खड़े हैं जहाँ पे चौथा दौर का चुनाव चल रहा है और इस तरह का एक ऑडियो टेप रिलीज होता है जो कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी और डिसएडवांटेज। ठीक है, संजय शर्मा के पास चलते हैं। संजय शर्मा जी, क्या चेक वापस ले लेंगे जो प्रशांत किशोर को दिया है या कमरे में बंद करके कुछ और करने वाले हैं चुनाव के बाद उनके साथ? देखिए, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, यहाँ कोई तृणमूल वालों को कब गुस्सा है पता नहीं और कब प्रशांत किशोर पे पता नहीं। टिप्पणी करना चाहता हूं, यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हेलो, अरे मुझे बोलने तो संजय भाई बोलिए, कंक्लूड करिए। मैं बोलता नहीं हूँ कि आप और सौरभ सिकदार बीच में कूद पड़ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे पता नहीं। खैर जो भी हो, पश्चिम बंगाल में दूर दूर तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में जो काम हुआ है उससे बंगाल की जनता गदगद है और स्वाभाविक तौर पर आगामी इन चुनाव में भारी विजय की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप घर में बैठे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। घर में बगल में अपने मेरी मोदी से पूछ के आइए कि खुश है वो ममता बनर्जी से कि नहीं है, वो मालूम पड़ जाएगा आपको। पब्लिक सर्वे जरूरत नहीं है, आप अपने घर में पूछिए कि कौन ऐसी जननेत्री है जो जनता के लिए लड़ाई करती है और जनता के लिए काम करती है, हर दुख और हर सुख में जनता के साथ रहती है और हर आपदा के समय सामने आकर काम करती है। सारी दुनिया जानता है। एक भद्र लोग का अपने घर में पूछेंगे, एक भद्र लोग का बंगाली, संजय भाई मैं बताऊं, एक भद्र लोग का बंगाली जिसको बोलते हैं ना भद्र लोग, वो तृणमूल कांग्रेस के बारे में वही सोचता है जो वो एक जमाने में लेफ्ट के बारे में सोचा करता था। मेरे ख्याल से इस रियलिटी का अंदाजा आपके पास होगा। ये बड़ी भूल है और ये जो भी लोग ऐसा सोचते हैं वो मूर्खों के स्वर्ग में ही वास करते हैं। दीपक जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, चलिए ठीक है, दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत टाइम बचा नहीं है, 2 मई को हम दोनों साथ बैठेंगे। बिल्कुल, हम दोनों साथ बैठेंगे और उस दिन सारी बात, सारा ट्रायल बैलेंस मिलाएंगे जो और उस दिन मोदी को भी लेकर आना आप और पता करना किसको वोट दिया था उन्होंने, मोदी को कि दीदी को। अवधेश कुमार जी क्या कहेंगे, मोदी या दीदी, इनके घर में किसका वोट गया होगा? तो स्टूडियो में रहेंगे। दीपक जी, प्रशांत किशोर इस समय बाजाबता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, केवल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है पैसा लेके करने वाले। इसलिए ये जो बयान है ये तृणमूल कांग्रेस का एक मतलब ऑफ आप कह सकते हैं कि ठीक है वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे लेकिन उसकी ओर से दिया गया बयान है। तो इसको ठीक से देखिए, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि हम लोग 29-30% मुसलमान वोटों की बात कर रहे हैं, लेकिन 24% दलित और 5.8% 29.8% दलित और आदिवासी को हम छोड़ दे रहे हैं। 86 सीटें जो है
पश्चिम बंगाल में 84 सीटें आरक्षित है, जिसमें लोकसभा में भाजपा ने 46 पर बढ़त पाई थी। तो प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं उनको दिखाई दिया है ना, मथुआ समुदाय जो है वो मथुआ और नाम शूद्रों का मिला दिए तो 60-62 सीटों पर वो बिल्कुल छितराए हुए हैं। और जो शांतनु ठाकुर उसके नेता है, जो पश्चिम बंगाल में वहां ठाकुरबाड़ी में देखे गए थे, वहां से सांसद हैं, ममता ठाकुर को हरा के बने हैं। देखिए प्रशांत किशोर की एनालिसिस तो उनका कारण तो है ये, लेकिन 5 पॉइंट जो आपने कह दिया उसको एक बार दोबारा कहूंगा। मुस्लिम अपीजमेंट के कारण गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी के कारण गुस्सा, मोदी का आकर्षण, दलित समुदाय का, और एक बात उन्होंने और कही है कि बीजेपी की पब्लिक मोबिलाइजेशन जो है, जो लोगों की भीड़ आ रही है, वो भी शक्ति है और उसका भी प्रभाव पड़ता है, और आरएसएस का बूथ मैनेजमेंट। तो ये सारा अगर देखें तो आज की हिंसा का भी कारण आपको समझ में आ जाएगा। कूच बिहार के 9 में से 5 आरक्षित सीटें हैं। कूच बिहार की हालत यह है कि पिछली बार जब ममता बनर्जी को लग गया कि हम यहां से हो गए हैं, तो उन्होंने वहां जनजातीय साहित्य अकादमी की घोषणा की, स्वयं वहां एक कार्यक्रम में गई, सामूहिक विवाह आयोजित करना शुरू किया, अलीपुर द्वार में आयोजित शुरू किया। लेकिन यह राजवंशी समुदाय वहां 30% है, मुसलमानों की आबादी वहां 23% है। तो अगर मुस्लिम वोट इन ब्लॉक भी चला जाता है तृणमूल कांग्रेस को, तो उससे कोई फायदा नहीं, केवल राजवंशी समुदाय है उसको पीछे कर देगा। अलीपुर द्वार की अच्छा ये बताइए ना अवधेश जी, ये भी बताइए मुझे, लेफ्ट को फिर किसका वोट मिल रहा है? या तो तृणमूल को जा रहा है या बीजेपी को जा रहा है? लेफ्ट के बारे में कुछ बताइए ना, लेफ्ट क्यों लेफ्ट आउट हो गया बंगाल से? जैसे एक समय कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि उसके लोग क्यों छोड़ के लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, वैसे लेफ्ट को समझ में नहीं आया कि उसके लोग तृणमूल कांग्रेस की ओर क्यों जा रहे हैं। आज तृणमूल को भी समझ में नहीं आ रहा है। लेफ्ट को केवल लोकसभा चुनाव में 6.3% वोट था, एक भी विधानसभा में ये आगे नहीं थे। कांग्रेस तो 9 पर फिर भी आगे थी। लेफ्ट इस समय पश्चिम बंगाल में विचारधारा के स्तर पर भी और पॉलिटिकल पावर के भी स्तर पर भी एक प्रकार से हाशिया तो भी सब छोटा हो जाएगा, लेफ्ट आउट है पश्चिम बंगाल की। ये लेफ्ट आउट मैंने शब्द बोला था, इसीलिए मैंने विवेक श्रीवास्तव जी को बोला, विवेक श्रीवास्तव जी ममता बनर्जी का समर्थन शुरू कर दीजिए मोदी के विरोध में और आरआईपी लेफ्ट पार्टीज कर दीजिए। आप में देखेंगे जो हमारा सेकुलर फ्रंट है, जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, यही डिसाइड करेगा कि सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी। अंत में आपको दिखेगा, हम बैठेंगे 2 मई को, तब आपको रिजल्ट पता चलेगा। आदिवासी, दलित और मोर और मुस्लिम वोट तीनों में बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन किया गया है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ रैलियों जी। अब देश जी आदिवासियों का समर्थन आप नहीं ले सकते बीजेपी वाले। सीपीएम के लोगों को 1962 के युद्ध में पकड़वा अरे वो 1962 को भूल जाइए, 2021 में आप आ जाइए, आपको नंदीग्राम में भी सरप्राइज फैक्टर मिलेगा, आपको नंदीग्राम में भी सरप्राइज फैक्टर मिलेगा। और जिन वोट बैंकों की आपने बात करी है, आप सुनिए, हिंसा को छोड़िए, तीनों वोट बैंक जिनकी आपने बात करी है, माइनॉरिटी की बात करी, आपने दलित की बात करी, 1962 के युद्ध के बाद जेल में डलवाया था। अरे कहां से 1962 में आप पहुंच जाते हैं साहब? 34-35 साल हमने वहां पे रूल किया है, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट करी है, और लोकसभा के चुनाव देखिए आप जितने भी पत्रकार आ रहे हैं, आप एक गलती कर रहे हैं। आप लोकसभा के वोटर परसेंटेज को विधानसभा से जोड़ रहे हैं, और यही आप गलत जाएंगे, आप देखेंगे। नेता अतुल अंजान जी नंदीग्राम सिंगूर में सीपीएम के खिलाफ जाके भाषण देते थे, कैसे बात कर रहे हैं आप? ये लड़ रहे थे पंचायत चुनाव में, आपकी कोई बात नहीं। अब ये मोदी जी से लड़ रहे हैं, अब इनकी लड़ाई का एंगल बदल गया है, मोदी जी से लड़ रहे हैं। तो सर आप ममता के समर्थन में कब से आएंगे? 2 मई से अभी से आ गए हैं। लोकसभा के आंकड़ों को विधानसभा से नहीं जोड़ना चाहिए, सरकार बने, ये फंडामेंटली गलत है, जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी गलत है। दोनों चुनाव के एजेंडाज अलग होते हैं, इश्यूज अलग होते हैं। अब आप 2019 के आंकड़ों को लाके कह रहे हैं साहब, इससे हम प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन सर क्या कारण है कि आपका डंडा झंडा एजेंडा तीनों गायब है? आपका डंडा झंडा एजेंडा तीनों गायब है पश्चिम बंगाल से। डंडा भी नहीं, झंडा भी नहीं, एजेंडा भी नहीं। ऐसा नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, पश्चिम बंगाल की जनता ने अगर बीजेपी क्रॉस कर गई के द्वारा आपको डबल फिगर भी नहीं क्रॉस करेगी, डबल डिजिट को भी। आप देखेंगे इस बात को, ये जितना मर्जी हल्ला मचाए, दलित आदिवासी के जितना ये रिकॉर्ड करके रख रहा हूं मैं, विवेक श्रीवास्तव का ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रखा जाए कि बीजेपी डबल फिगर भी नहीं क्रॉस करेगी। अगर ऐसा हो गया, उसने ट्रिपल फिगर क्रॉस कर लिया, तो विवेक जी क्या करेंगे आप बताइए?
नहीं क्या सजा दी जाए आपको? अरे नहीं करेगी, मैंने आपको एक्सपर्ट आपको विश्लेषण दिया है। अरे बताइए विवेक जी, बताइए ना, अरे बताइए ना, तब क्या सजा लेंगे आप 2 तारीख को, 2 मई को? कहेंगे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, लेकिन मेरी बात भी आप मान जाइए कि भारतीय जनता पार्टी डबल फिगर से ऊपर नहीं आने वाली है, लेकिन उसको भी एक अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। चलिए 2 तारीख को विवेक श्रीवास्तव हमारे स्टूडियो में, हमारे स्टूडियो के अंदर भांगला करेंगे, चलेगा विवेक श्रीवास्तव, चलेगा? अगर बीजेपी जीत गई तो आप भांगला करेंगे, दम में भांगला करेंगे। मैं कह रहा हूँ 2 डिजिट पे भी नहीं आएगी। चलिए ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं शुरुआत करूंगा एनके सर से और विश्लेषण करेंगे हम पोलिंग परसेंटेज का।